मॉर्निंग, कैसे हो। आज अपन पाठ संख्या नंबर 5वें का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कल वाले 52 प्रश्न से आगे। राजस्थान की जनसंख्या की विशेषता बताइए, ये प्रश्न है। जो ये चैप्टर जो पढ़ाने जा रहा हूँ कि राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित चैप्टर नंबर 25 में से है। इसमें से 4 अंक का प्रश्न निर्धात्मक प्रश्न आएगा। तो राजस्थान की जनसंख्या की विशेषता बताइए, पहला प्रश्न। 52वां प्रश्न है, सीरियस है। और इस पाठ से पहला प्रश्न बन रहा है कि राजस्थान की जनसंख्या की विशेषता बताइए कि राजस्थान में जनसंख्या उसकी विशेषता क्या है। जिसमें पहली विशेषता आती है कि अगर अपन इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए राजस्थान को, तो इसका पहला स्थान है। अगर इसको जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा स्थान है? 8वां स्थान। यानी कहने का मतलब है कि राजस्थान की जनसंख्या की विशेषताओं में पहली विशेषता है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इसका पहला स्थान। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इसका कौन सा स्थान है? 8वां स्थान। यहाँ एक छोटा प्रश्न भी बन रहा है कि राजस्थान को क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो 8वां स्थान है, और जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो कौन सा है? पहला स्थान है। दूसरी विशेषता है कि राजस्थान में भारत के कुल क्षेत्रफल, अगर आप बात करें कि राजस्थान के भारत के, अगर राजस्थान की भारत के साथ तुलना करते हैं कि राजस्थान में भारत के कुल क्षेत्रफल का, यानी कि भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसमें से 10.41% किसका है? राजस्थान का। यानी राजस्थान का अगर भारत के क्षेत्र में देखा जाए तो यानी कि 10.41%, तथा कुल जनसंख्या का देखा जाए यानी जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए भारत के साथ तो इसका 5.56% यानी क्या भाग पाया जाता है। तो दूसरी विशेषता होती है कि राजस्थान भारत के कुल जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो 10.41%, तथा कुल जनसंख्या का देखा जाए तो 5.56% भाग पाया जाता है। आगे वाला है कि अगर जनसंख्या घनत्व है, घनत्व का यहाँ अर्थ आता है कि जनसंख्या घनत्व है, तो घनत्व किसे कहते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। 2011 के अनुसार अगर जनसंख्या घनत्व है, 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है कितना व्यक्ति? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो तीसरी विशेषता हो गई कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है 2011 यानी 2011 जनगणना के अनुसार यानी 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे वाली विशेषता है कि सर्वाधिक यानी कि जनसंख्या वृद्धि वाला यानी कि जिला, यानी अगर अपन देखा जाए तो सर्वाधिक यानी कि आपकी जो जनसंख्या जो वृद्धि है वह किस जिले की है? यानी कि बाड़मेर जिले की है 32.50%। अगर अपन देखा जाए कि सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है, जिसकी है 32.50%। तो अपन एक बार दोबारा देखते हैं राजस्थान के जनसंख्या के घनत्व की दृष्टि की, अगर जनसंख्या के विशेषताओं की बात करते हैं तो घनत्व है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पहला स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो 8वां स्थान है। जनसंख्या घनत्व है 2011 के अनुसार देखा जाए तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर अपन राजस्थान के जनसंख्या की विशेषताओं की बात करते हैं न्यूनतम, तो न्यूनतम आपका श्री गंगानगर का जिसका 10 पॉइंट यानी कि 00, और यहीं पर देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला यानी कि जिला कौन सा? राजस्थान में बाड़मेर, और न्यूनतम किसका है? श्री गंगानगर। तो यहाँ पर एक छोटा प्रश्न और बन रहा है कि राजस्थान में सर्वाधिक यानी कि जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? बाड़मेर है। और राजस्थान में न्यूनतम अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए कि न्यूनतम किसका है? तो श्री गंगानगर का, जिसका 10.00%। तो यह आपका आता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बाड़मेर और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। और आगे वाला है लिंगानुपात, यानी कि राजस्थान में लिंगानुपात देखा जाए तो लिंगानुपात की अगर अपन परिभाषा की बात करते हैं कि लिंगानुपात किसे कहते हैं, तो लिंगानुपात का अर्थ होता है कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। यहाँ पर एक लिंगानुपात का अगर अपन सूत्र ज्ञात करते हैं कि लिंगानुपात का सूत्र कैसे करते हैं,
तो स्त्रियों की जनसंख्या बटा पुरुषों की जनसंख्या गुणा 1000। क्यों? क्योंकि 1000 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या को निकाला जाता है। तो राजस्थान में जो लिंगानुपात है वह कितना है? 928। अगर अपन अगले वाली विशेषता की बात करते हैं साक्षरता, तो राजस्थान की साक्षरता है 66 पॉइंट यानी कि 10%। यानी राजस्थान की जो साक्षरता है वह है 66 पॉइंट यानी कि 10%। तो यहाँ एक दूसरा प्रश्न बन रहा है कि राजस्थान में यानी कि साक्षरता वाला सर्वाधिक यानी कि जिला कौन सा है? तो इसका है कोटा, जिसकी कितनी है? 76 पॉइंट यानी कि 60%। यानी कि साक्षरता यानी राजस्थान का कुल साक्षरता देखा जाए तो 66.10% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला देखा जाए तो कोटा जिला है जिसका 76.60। तो यहाँ प्रश्न है दूसरा कि न्यूनतम यानी कि जिला को किसका है? तो जालोर का। तो यहाँ एक विशेषता में एक और प्रश्न बन रहा है कि राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है? 66.10% है। सर्वाधिक किसकी है? कोटा जिले की है यानी कि 76.60% है। और कम किसकी है? यानी कि 54। सबसे कम जालोर जिले की है जो 54.90% है। अगर अपन एक विशेषताओं की बात करते हैं कि सारी विशेषता एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान, और राजस्थान में यानी भारत के कुल क्षेत्रफल से देखते हैं तो 10.41% तथा कुल जनसंख्या का 5.56%। अगर अपन जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देखते हैं सन 2011 के अनुसार तो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और जनसंख्या वृद्धि में देखते हैं, एक वृद्धि है नाम की जनसंख्या वृद्धि। तो वृद्धि का अर्थ ये होता है कि दो समय अंतरालों के बीच में होने वाले परिवर्तन, यानी दो समय अंतरालों के बीच में जो होने वाला परिवर्तन है उसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। सर्वाधिक वृद्धि आपकी बाड़मेर जिले की है, न्यूनतम आपकी श्री गंगानगर जिले की है, और लिंगानुपात आपका 928 है। और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा और न्यूनतम वाला आपका है जालोर। आगे वाला प्रश्न है कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। यानी कि जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इसका अर्थ यह है कि जनसंख्या कहां पर जमाव अधिक है, कहां पर जमाव कम है। यानी कि जहां कैसे कौन से ऐसे कारक हैं जहां पर जनसंख्या यानी कि कम निवास करती है, और कौन सा कारक है जिससे जनसंख्या यानी कि अधिक निवास करती है। जिसमें पहला कारक है भौतिक कारक, यानी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में भौतिक कारक है। भौतिक कारक का अर्थ ये होता है कि वहां जहां पर जलवायु अच्छी जलवायु होगी वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक, जहां पर अच्छी मिट्टी होगी वहां पर यानी कि जनसंख्या जमाव अधिक होगा। अगर मान लीजिए अपन कृषि की दृष्टि से देखा जाए कि कृषि की दृष्टि से भौतिक पॉइंट को जोड़ा जाए कि भौतिक में क्या है कि कृषि जहां पर मिट्टी उपजाऊ होगी वहां पर जनसंख्या का जमाव अधिक होगा। तो इस प्रकार से जो जनसंख्या के वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उनमें भौतिक, दूसरा आर्थिक, यानी जहां पर आपके रोजगार के साधन अगर आपको ज्यादा मिलेंगे, रोजगार के क्षेत्र जैसे अगर देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र से यानी कि नगरीय क्षेत्रों के अंतर्गत यानी कि जनसंख्या का जमाव अधिक मिलेगा। इसी प्रकार से सामाजिक, सांस्कृतिक आदि कारक है। ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भौतिक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक। आगे वाला जो प्रश्न आ रहा है, जब राजस्थान की जनसंख्या के वृद्धि के कारणों को कितने भागों में, यानी ये जो आपको प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की दृष्टि से पूछा गया है कि कितने कालों में इसको बांटा गया है। तो जनसंख्या वृद्धि के जो काल है 3 कालों के अंतर्गत इसको बांटा गया है। क्यों? क्योंकि पहले जनसंख्या आपकी धीमी वृद्धि हुई, उसके बाद में जनसंख्या मध्यम हुई, उसके बाद में तीव्र है। ये तीनों का अपन एक साथ अध्ययन करते हैं कि धीमा जनसंख्या वृद्धि काल, मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल और तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल। पहला है कि धीमा जो जनसंख्या वृद्धि काल है कब से शुरू हुआ? सन 1901 से लेकर सन 1941। तो परीक्षा में यहाँ पर आपको ये प्रश्न पूछ सकता है कि सन 1901 से लेकर या सन 1901 से सन 1941 के काल को या वृद्धि के काल को क्या कहा जाता है? तो धीमा जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। यह ऐसे पूछ सकते हैं कि धीमा जनसंख्या वृद्धि काल की शुरुआत कब हुई? तो सन 1901 से सन 1941 तक का जो समय है उसको धीमा जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है धीमा जनसंख्या वृद्धि काल? क्योंकि सन 1901 से लेकर सन 1941 तक अकाल महामारी जिसके कारण यानी कि जितना जन्म हुआ लेकिन इसके कारण उसमें क्या हो गई? मृत्यु।
और जनसंख्या में प्रभावित करने वाले कारकों में 3 कारक सबसे महत्वपूर्ण है, जन्म दर, मृत्यु दर और तीसरा है प्रवास। यानी ये 3 ऐसे कारक है जो जनसंख्या को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जन्म दर, अगर मान जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा है तो जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, धनात्मक वृद्धि। अगर जनसंख्या अगर मरने वालों की संख्या ज्यादा है तो वहां पर ऋणात्मक वृद्धि हो जाएगी। प्रवास, अगर उद्गम और गंतव्य अगर एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चली जाएगी तो जहां से जनसंख्या जा रही है वहां पर ऋणात्मक वृद्धि, जहां जा रही है वहां पर धनात्मक वृद्धि। यानी कहने का मतलब है जनसंख्या वृद्धि को 3 कारक यानी कि क्या करते हैं, प्रभावित। तो सन 1901 से लेकर सन 1941 तक के काल को धीमा जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। इस काल में यानी कि अकाल और महामारी यानी अधिक हुई, इसलिए इस काल को धीमा जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। दूसरा आपका काल आता है मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल। मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल होता है सन 1941 से लेकर सन 1971 तक का काल। तो यहाँ पर आपका दोबारा प्रश्न ये बन सकता है कि सन 1941 से लेकर सन 1971 तक का जो काल है उसको कौन सा काल कहा जाता है, मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल में पीछे वाले धीमा जनसंख्या वृद्धि काल में अकाल और महामारी थी, अकाल और महामारी थी तो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का अभाव था, इसलिए यहाँ पर क्या हुई, मृत्यु होने पर जनसंख्या क्या हुई, धीमी गति से बढ़ी। मध्यम जनसंख्या वृद्धि में जो अकाल और महामारी थी उसमें क्या हुआ, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में क्या हो गया, सुधार, जिससे जनसंख्या क्या हुई, मध्यम जनसंख्या वृद्धि हुई। यानी कि जनसंख्या बढ़ी लेकिन क्या बढ़ी, धीमी बढ़ी, उसको कहते हैं मध्यम जनसंख्या वृद्धि काल। तीसरा आपका काल आता है तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल, सन 1971 तक का। यानी सन 1971 का के बाद का जो काल है उसको कहा जाता है तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल। इस काल में क्या है कि जो भी अपनी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं थी उसको क्या हुआ कि ग्रामीण क्षेत्र यानी गांवों तक उसको पहुंचा दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य था जन्म दर को बढ़ाना, अर्थात मृत्यु पर यानी कि क्या करना, कंट्रोल करना। यानी कहने का मतलब है सन 1971 के बाद का जो काल है उसको कहा जाता है तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को यानी कि गांव तक उसको पहुंचाना, अर्थात जन्म दर को यानी कि बढ़ाना। जो आपका प्रश्न था कि राजस्थान की यानी कि जनसंख्या वृद्धि के काल को कितने भागों में बांटा गया, 3 में बांटा गया, धीमा, मध्यम, तीव्र। पहला है 1901 से लेकर 1941, दूसरा 1941 से लेकर 1971, तीसरा 1971 तक के बाद का काल। धीमा में क्या होता है, अकाल और महामारी आती है, दूसरे के अंतर्गत मध्य में जाते हैं तो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में सुधार, और 1971 के बाद का जो काल है तीव्र जनसंख्या वृद्धि काल, उसमें क्या है कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक यानी कि पहुंचाएगा, अर्थात जन्म दर को बढ़ाना। आगे वाला प्रश्न है जनसंख्या घनत्व के आधार पर राजस्थान को कितने भागों के अंतर्गत बांटा गया। यानी कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के आधार पर प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि राजस्थान में जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो जनसंख्या है उसके जिलों को कितने भागों में बांटा गया, यानी कि जो अपने 33 जिले उसको कितने कालों के अंतर्गत, कितने भागों के अंतर्गत बांटा गया है। तो इसको सर्वाधिक जनसंख्या यानी कि जो सर्वाधिक कौन कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व कितना पाया जाता है, उसके बाद में यानी उसमें कितने जिले शामिल हैं और कौन कौन से जिले उसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वालों में उसका जनसंख्या घनत्व कितना है, उसके जिले कौन से हैं और कौन कौन से हैं। तो सर्वाधिक के अंतर्गत आते हैं उसका जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। उसके अंतर्गत जिलों की संख्या 4 आती है, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। आपको यहाँ एक प्रश्न और भी यहाँ बन रहे हैं कि राजस्थान के दिए गए मानचित्र में, क्यों राजस्थान का मानचित्र अपने 2 नंबर गाएगा, उसके अंतर्गत आपको यह पूछ सकता है कि राजस्थान के दिए गए मानचित्र में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व को दर्शाइए, न्यूनतम को दिखाइए, अधिक को दिखाइए। तो आपको यहाँ मानचित्र की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में 400 व्यक्ति यानी जनसंख्या घनत्व कितना पाया जाता है, सर्वाधिक में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जिसमें जिलों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से जिले हैं, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर। यानी ये 4 जिले से जिसके अंतर्गत जनसंख्या घनत्व कितना है, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरा है अधिक जनसंख्या घनत्व, जिसके अंतर्गत जनसंख्या घनत्व कितना है, 300 से लेकर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जिलों की संख्या कितनी होती है, 7। यानी कि सर्वाधिक में 4, अधिक में 7, जिसके अंतर्गत यानी कि धौलपुर, बांसवाड़ा,
कोटा, डूंगरपुर, झुंझुनू, सीकर और अजमेर यानी कि अपनी जो अधिक जनसंख्या घनत्व है 300 से लेकर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जिलों की संख्या 7 जिसमें धौलपुर, बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, झुंझुनू, सीकर और अजमेर को शामिल किया गया अधिक जनसंख्या घनत्व में। तीसरा है मध्यम जनसंख्या घनत्व जिसमें है 200 से लेकर यानी कि 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसमें जिलों की संख्या 7 है जिसमें सवाईमाधोपुर, कैरोली, भीलवाड़ा, कैरोली, उदयपुर, राजसमंद, झालावाड़ यानी कि जो मध्यम जनसंख्या घनत्व है इसमें 200 से लेकर यानी 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जिलों की संख्या 7 जिसमें सवाईमाधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, कैरोली, उदयपुर, राजसमंद और झालावाड़। उसके बाद में आता है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जिसमें 100 से लेकर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जिलों की संख्या इसमें 12 जिसमें जिलों के अंदर टोंक, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बूंदी, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बारा, जालोर, पाली, जौनपुर, चूरू यानी कि जो न्यून जनसंख्या जो घनत्व है 100 से लेकर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जिलों की संख्या 12 जिसमें टोंक, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बूंदी, नागौर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बारा, जालोर, पाली, जौनपुर और चूरू ये यानी कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में आता है न्यूनतम यानी न्यून से नीचे आता है न्यूनतम जिनमें जिलों की संख्या 3 बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर यानी कहने का मतलब है जिसमें 100 व्यक्ति से यानी कि कम प्रति वर्ग किलोमीटर होता है न्यूनतम आता है जिसमें 3 जिले बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो कहने का मतलब है कि जनसंख्या घनत्व के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में 5 भागों के अंतर्गत इसको बांटा गया है। सर्वाधिक, उसके बाद में अधिक, फिर मध्यम, उसके बाद में न्यून और उसके बाद में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। ये आपने जनसंख्या के कुछ टॉपिक थे। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न आता है जनजाति से। शहरिया जनजाति की सामाजिक और निवास क्षेत्र और अर्थव्यवस्था यानी कि शहरिया जो आपकी जनजाति है उसमें यानी कि किस प्रकार से शहरिया जनजाति है उसके समाज किस प्रकार का, उसका क्षेत्र किस प्रकार का, उसकी अर्थव्यवस्था, उसका कार्य क्या है, उसका निवास क्षेत्र क्या है। तो अपन इसमें अध्ययन करने जा रहे हैं शहरिया जनजाति की। शहरिया जनजाति के पहले आता है कि निवास क्षेत्र। शहरिया जनजाति कहाँ निवास करती है? ये राजस्थान के 12 जिले में, राजस्थान का एक 12 जिला है, उस 12 जिले में किशनगंज ये एक तहसील का नाम है, शाहाबाद तहसीलों में निवास करती है। यानी जो शहरी एक जनजाति है ये जनजाति राजस्थान के 12 जिले में निवास करती है। किशनगंज और शाहाबाद 2 तहसील है जिसके अंतर्गत शहरिया जनजाति क्या करती है? निवास। शहरी जो शब्द है ये फारसी भाषा के शब्द से बना है यानी कि फारसी भाषा है उसमें शहर एक शब्द है उससे बना जिसका अर्थ होता है जंगल। यानी शहरिया जनजाति का साधारण अर्थ ले तो ये जंगल में निवास करने वाली एक क्या है? जनजाति, जिसको फारसी भाषा के शब्द से लिया गया है, शहर शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है जंगल। तो अपन दोनों की बात करते हैं, निवास क्षेत्र की बात करते हैं कि शहरी एक जनजाति राजस्थान के 12 जिले में निवास करती है। राजस्थान के कौन सा जिला? 12 जिले में निवास करती है। 2 तहसीलों में निवास करती है, किशनगंज और दूसरी तहसील का नाम है शाहाबाद। 2 तहसीलों के अंतर्गत निवास करती है। ये जो शहरिया जनजाति है ये फारसी भाषा के शहर शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जंगल, अर्थात जंगल में निवास करने वाली जनजाति। शहरिया जनजाति के घर होते हैं यानी शहरिया जनजाति के जो घर है उनको अपन क्या कहते हैं? टापरी कहते हैं। यानी कि शहरिया जनजाति के जो घर होते हैं टापरी कहते हैं, वह इसको क्या कहते हैं? टोपा भी कहते हैं। यानी शहरिया जो जनजाति इनके घर है उनको टापरी कहते हैं और दूसरा इसका नाम है टोपा। इनके जो गांव है, इनके जो गांव बसे हुए होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं? शहरोल कहते हैं। यहाँ पर एक छोटे प्रश्न बन रहे हैं परीक्षा में, प्रश्न देखिए कि टापरी किसे कहते हैं? तो शहरिया जनजाति होती है उनके जो घर बने होते हैं उनको टापरी कहते हैं और टोपा कहते हैं। दूसरा इसे आप प्रश्न बन सकता है कि शहरोल क्या है? शहरोल किसे कहते हैं? शहरोल क्या है? तो शहरिया जनजाति होती है इनके जो गांव होते हैं उनको क्या कहते हैं? शहरोल कहते हैं। अब अगर इनके समाज की अगर अपन बात करें, इनके सामाजिक यानी इनके समाज में घुसे तो इस शहरिया जनजाति में क्या होता है कि बहुपत्नी प्रथा यानी इनमें एक रिवाज होता है कि ये पत्नी एक से ज्यादा यानी कि पत्नियां रह सकती है, यानी बहुपत्नी की प्रथा प्रचलित है। परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिनके अंतर्गत बहुपत्नी की प्रथा प्रचलित है? तो शहरिया जनजाति में। आगे है
कि ये एक ऐसी जनजाति है जो लड़की के जन्म, जब इनके घर में अगर लड़की का जन्म होता है तो उसको क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। यानी सहरिया एक जनजाति ऐसी है, लड़की के जन्म को क्या मानते हैं, शुभ मानते हैं। ये बारां जिले में यानी केलवाड़ा के पास सीतावाड़ी में, यानी कि इसका क्या होता है, सहरिया एक जनजाति होती है, बारां जिला होता है, बारां जिले में केलवाड़ा तहसील है, और सीतावाड़ी में लगने वाला इनका मेला होता है, वो उनका अपना पवित्र स्थान मानते हैं। कहने का मतलब है कि बारां जिले में इनके केलवाड़ा के पास एक सीतावाड़ी है, वहां पर इस जनजाति का जो मेला बनता है उसको क्या मानते हैं, ये अपना क्या मानते हैं, पवित्र मानते हैं। और आगे इसके अपन देखते हैं इसकी अर्थव्यवस्था, यानी कि ये कौन कौन से यानी कि क्या करते हैं, कार्य करते हैं। हाँ, आगे अपन देखते हैं इनकी अर्थव्यवस्था कि ये लोग यानी सहरिया जो जनजाति है ये यानी कि कृषि कार्य करते हैं। अर्थ कौन सी कृषि करते हैं, जमीन कृषि या स्थानांतरणशील यानी कृषि करते हैं। अब आते हैं इनकी पहनावा, यानी जब सामाजिक में जाते हैं, जब इन लोगों के पहनावे, तो ये लोग यानी धोती कमीज व साफा पहनते हैं, यानी कि ये जो लोग है ये धोती कमीज साफा पहनती हैं। वह स्त्रियां यानी क्या करती है, गोदना बुधवाती, यानी इनके समाज में अगर अपन देखा जाए यानी पहनावे वेशभूषे की बात करें तो ये लोग धोती कमीज साफा पहनते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, स्त्रियां यानी कि गोदना बुधवाती है। और इनमें जो देवताओं की बात करते हैं कि सहरिया जनजाति में वाल्मीकि यानी एक वाल्मीकि ऋषि है, उनको अपना क्या मानते हैं, कुल देवता मानते हैं। और इनमें जो शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए यानी साक्षरता वह क्या होती है, न्यूनतम होती है। हाँ, आज के लिए अपन इतना ही है। आगे वाले पार्ट में जब आगे वाला वीडियो लेके आएंगे उसमें अपन आगे का अध्ययन करेंगे।